गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एयरफोर्स और नेवी के लिए हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर कोलिजन। तो कोलिजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका सबसे जो मेन कंसेप्ट हमारे पास है वो है कि भाई काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कहाँ पे कंजर्व्ड होते हैं और कहाँ कंजर्व नहीं होते, और फिर इनका कंजर्वेशन का जो एप्लीकेशंस है कि किस न्यूमेरिकल में किस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम को यूज़ करके चलना है, वो सब चीज़ें हमारे लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट रहेंगी इस चैप्टर में सीखना। उससे पहले बेसिक्स जो हमारे पास है इस चैप्टर के उनको कवर करते हैं, क्योंकि बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा किसी भी चैप्टर का तब तक आप उसके क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल का पोर्शन हो, आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उस सब से। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कोलिजन की, तो कोलिजन हमारे पास क्या है देखिएगा, इट इज़ द प्रोसेस इन विच टू पार्टिकल्स कोलाइड एंड चेंज देयर पाथ ऑफ मोशन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेज। यानी कि जब टक्कर के बाद दो पार्टिकल अपने मोशन का पाथ चेंज कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम कोलिजन बोलते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि टक्कर के बाद जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल पार्टिकल का जब चेंज हो तो उसको हम कोलिजन बोलते हैं। देखिए इंडिविजुअल पार्टिकल इसलिए यूज करा गया क्योंकि अगर बात हम दोनों पार्टिकल्स की करेंगे तो दोनों पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा कोलिजन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा, कंजर्व जो रहेगा पॉइंट, आपका मोमेंटम जो है हर एक पार्टिकल के लिए कंजर्व रहेगा कोलिजन का। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, इन कोलिजन टू पार्टिकल व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। In collision of two particles when no external force is applied then linear momentum is always conserved। यही पॉइंट अभी नोट करवाया था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी पार्टिकल पे एक्ट नहीं करेगा तब तक उनका लीनियर मोमेंटम, या सिंपली आप मोमेंटम बोलिए, मोमेंटम जो है m इंटू वी ये कंजर्व रहेगा हर एक पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर बात करी जाए काइनेटिक एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन मोमेंटम जो है हर एक पार्टिकल का जो मतलब कंबाइंड सिस्टम की अगर बात करें तो वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब इसमें हमारे पास बात आती है कि कोलिजन जो है वो कितने टाइप का है। भैया कोलिजन मेनली होता है तीन टाइप का, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये वो कोलिजन होता है जिसके अंदर इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक है ना, जब कोलिजन के बाद मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी, ठीक है ना, मोमेंटम यानी कि mv, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये दोनों अगर कंजर्व रहे तो इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। देखिए कंजर्व का मतलब क्या है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। ठीक है ना, इसी तरीके से मोमेंटम में जो मोमेंटम है m1v1 यानी कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम वो इक्वल होगा कोलिजन के बाद के मोमेंटम के। टोटल मोमेंटम की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। यहाँ जो बात होगी वो हमेशा कंजर्वेशन के अंदर टोटल की बात होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम या फिर टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो कोलिजन एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी कोलिजन होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलास्टिक कोलिजन है। देखिए मैंने वर्ड यूज करा अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं होता लेकिन अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक कोलिजन होता है। और इसके अलावा डेली लाइफ में जितने भी कोलिजन हमारे पास होंगे वो इन इलास्टिक कोलिजन होंगे। डेली लाइफ के अंदर जो भी कोलिजन होगा वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। लेकिन अगर बात करी जाए एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होते हैं तो वो कोलिजन अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। अब देखिएगा टोटल मोमेंटम सिस्टम इज कंजर्व्ड, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। उसके अलावा टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। यही चीज़ देखिए, ये जो की पॉइंट्स हैं इन्हीं से कंसेप्ट बनेगा, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको आपने याद करके चलना है।
टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। और इसके अलावा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्सेज अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑन ईच अदर आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। जब भी पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर, तो वो फोर्सेज कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगी। कंजर्वेटिव फोर्सेज यानी कि ऐसे फोर्सेज जो हमेशा कंजर्व रहे। फॉर एग्जाम्पल, जिनके अपोजिट अगर आप वर्क करेंगे तो वो वर्क जो है पार्टिकल के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टोर होता है तो उन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हैं, इनको भी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन द कोलिजन इन विच ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड आर कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इस तरीके के कोलिजन देखिए क्या होता है, इनमें काइनेटिक एनर्जी लूजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। जब भी कोई कोलिजन होता है, मान लिया ये बॉल है, इस तरफ हमारे पास दीवार है, आप इस बॉल को जब दीवार पे फेंकेंगे तो देखिए ये बॉल कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगी। जब ये बॉल दीवार के साथ टकराएगी तो वहाँ पे कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। और अगर दो पत्थर को आपस में आप टकराएंगे तो उनके बीच में चिंगारी भी उठती है, जिसको हम लाइट बोल देते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी साउंड प्रोड्यूस करने में कन्वर्ट होगी, कुछ अमाउंट हीट प्रोड्यूस करने में, और कुछ अमाउंट लाइट प्रोड्यूस करने में हमारी कन्वर्ट हो जाती है, यूज हो जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कंजर्व नहीं हो पाती। जो एनर्जी है पार्टिकल की, वो डिसिपेट हो जाती है, कुछ कुछ हिस्सों में बिखर जाती है। तो इस तरीके के कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और ये डेली लाइफ के अंदर मैक्सिमम जितने भी हमारे पास कोलिजन हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आई परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच आफ्टर कोलिजन बोथ पार्टिकल स्टिक टू ईच अदर एंड देन मूव टुगेदर इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया ये एक बॉल है, इस तरफ मोशन में है, ये दूसरा बॉल है, ये भी इस तरफ मोशन में है। इन दोनों का कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे से चिपक गई और चिपक के एक साथ चलने लगी। तो इस तरीके के मोशन को परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और यही देखिए, या तो आपके पास सबसे पहला जो कोलिजन था इलास्टिक कोलिजन, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन यहाँ से आएगा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन से। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी आपने याद रख के चलनी है। मोमेंटम जो है टोटल, वो कंजर्व रहेगा। इसके अलावा टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी यानी कि हर एक तरीके की एनर्जी, हीट में हो, लाइट में हो, या किसी भी तरीके से हो, वो एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। देखिए, टोटल एनर्जी के कंजर्व होने में और काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ mv², ठीक है ना। ये कंजर्व नहीं रह सकती भैया, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है, हीट भी प्रोड्यूस होगा, लाइट भी और साउंड भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर बात करी जाए टोटल एनर्जी की, ये तो हमारे पास फिजिक्स में लॉ है कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो कोलिजन किसी भी प्रकार का हो, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ही रहेगी। लेकिन अगर बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, फोर्सेज अप्लाइड आर नॉट कंजर्वेटिव फोर्सेज। जो भी फोर्सेज अप्लाई होंगी वो कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब देखिए, लास्ट में जितना भी अभी तक पढ़ाया उसका कंक्लूजन आपको दे देता हूँ। ये जो टेबल है, ये टेबल इस पूरे चैप्टर का आप ये मान के चलिए 80% है। जिस बच्चे को ये टेबल ध्यान में है वो इस चैप्टर के 80% क्वेश्चंस को कर सकता है। बाकी के जो 20% है वो इससे बाद का जो कंसेप्ट आएगा उससे आपके क्लियर होंगे। तो इस तरफ हमने लिखा है पहले राउंड में कोलिजन किस तरीके का है। जैसे पहला PEC परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, IEC इन इलास्टिक कोलिजन, PIEC परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तीनों कोलिजन है। अगर बात करी जाए लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम हर तरीके के कोलिजन में कंजर्व है हमारे पास। देखिए, लीनियर मोमेंटम जो है वो हर एक के लिए कंजर्व्ड।
जब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व रहेगी। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाएंगी कि अगर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है। तो भैया परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। और बात करें अगर टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी भैया हर एक केस में कंजर्व रहेगी, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स में लॉ है कि टोटल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी हमारे पास। इसके बाद बात आती है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोलिजन के अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा। मान लिया ये पार्टिकल है u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल u1 वेलोसिटी से, यहाँ पे दोनों का कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद ये v2 से मूव करने लगा, ये v1 से। तो जो इलास्टिक जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमारे पास है v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, और टोटल का ओवरऑल का हमने नेगेटिव लेकर के चलना है। यानी कि जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, उसका रेशियो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन के साथ अगर करें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा। लेकिन इसी का एक और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ये है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो होता है हमारे पास h अपॉन h इंटू में उसका अंडर रूट, h अपॉन h का अंडर रूट। यहाँ पे स्मॉल h डिनोट करता है हाइट ऑफ रिबाउंड को, और जो बड़ा h है ये डिनोट करेगा हाइट ऑफ फॉल। इस सब का क्या मतलब है, अगर आप देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कोई सरफेस है और यहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप करा नीचे की साइड, तो ये हमारे पास होती है हाइट ऑफ फॉल, यानी जितनी ऊंचाई से आपने बॉल को गिराया और टक्कर के बाद ये बॉल वापस से कितना उछली, मान लिया ये यहाँ तक आई, तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ रिबाउंड, कि रिबाउंड होने के बाद बॉल कहाँ तक गई या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा उठी, उसको बोलेंगे हाइट ऑफ रिबाउंड। तो अगर जितना ऑब्जेक्ट ऊपर उठा है उसका रेशियो जहाँ से गिराया था उसके रेशियो के साथ करें और उसका रूट ले दें, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है। इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसी चीज़ का अगर मान लिया, देखिए आपने किसी बॉल को, बहुत ही रबड़ की बॉल है, काफ़ी ज़्यादा वो टप्पे खाती है, टप्पे खाने के बाद देखिए अगर आपने किसी बॉल को एक बार ड्रॉप करा तो वो बहुत सारे टप्पे खाएगी। तो हमने मान लिया उसने n टप्पे खाए, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 5, 10, 15। तो n रिबाउंड के बाद जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो कितना आएगा, तो ये देखिए आपने क्या करना है, e की पावर 2n इंटू में हाइट ऑफ फॉल, e की पावर 2n इंटू में हाइट ऑफ फॉल, इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रख के चलिएगा। फिर बात आई मिनिमम वैल्यू, ये देखिए ये कंसेप्ट है ना, ये 1 मिनट के बाद करेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं इलास्टिक कोलिजन की। तो देखिएगा जब भी कोलिजन इलास्टिक होंगे हमारे पास, तो जितनी ऊंचाई से आप बॉल को गिराएंगे, जितनी ऊंचाई से बॉल को गिराएंगे उतनी ही ऊंचाई तक बॉल वापस जाएगी रिबाउंड होकर के। तो E की वैल्यू होती है h अपॉन में h, लेकिन इलास्टिक कोलिजन के लिए दोनों हाइट सेम होंगी क्योंकि वापस उतनी ऊंचाई तक बॉल जाएगा। तो h से h कैंसिल, आंसर आ गया 1, और 1 का रूट भी 1। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन हमारे पास 1 होगा, और इसमें ये बात भी देखिएगा हाइट ऑफ फॉल इज इक्वल टू हाइट ऑफ रिबाउंड, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं, एक ऐसा कोलिजन जिसमें अगर आपने बॉल ड्रॉप करी तो बॉल धरती पे ही गिरेगी, मतलब गिरने के बाद वापस से ऊपर नहीं उठेगी, कोई भी टप्पा नहीं खाएगी। तो इस तरीके का जो कोलिजन है उसको परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास है कि भैया एग्जाम्पल अगर इसका हम देखना चाहें तो मान के चल सकते हैं कि अगर रेत में अगर बॉल को गिराएंगे तो बॉल वापस से नहीं उठती, तो उसको हम मान के चल सकते हैं कि वो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास है।
जब आप किसी हाइट से बॉल को रेत में गिराएंगे तो बॉल वापस से टप्पा नहीं खाएगी, तो उसको आप इसका एग्जाम्पल लेकर के चल सकते हैं। और इसमें देखिए हाइट ऑफ रिबाउंड यानी कि ऊपर कितना बॉल उछली, 0, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगी तो उसकी हाइट होगी 0। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर काउंट करें तो आएगा 0 अपॉन में हाइट ऑफ फॉल, 0 अपॉन समथिंग 0 और उसका रूट भी 0। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास आ गई 0। थर्ड पे चलिएगा, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, ऐसा कोलिजन इन इलास्टिक है, यानी परफेक्ट इन इलास्टिक नहीं, सिर्फ इन इलास्टिक कहें तो ये वो कोलिजन होते हैं जिसमें जितनी ऊंचाई से बॉल को गिराया जाता है वापस से बॉल उतनी ऊंचाई तक नहीं उठती, लेकिन उससे कम ऊंचाई तक उठेगी, ठीक है ना। देखिए इतनी तक तो नहीं आई बॉल वापस, लेकिन कुछ पॉइंट उसने कवर करा, वापस से टप्पा जरूर खाया। तो इस तरीके के कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 से छोटी होगी और हाइट ऑफ रिबाउंड जो है वो लेस देन होगी हाइट ऑफ फॉल। देखिए हाइट ऑफ रिबाउंड ये है, हाइट ऑफ फॉल ये है, तो जाहिर सी बात है हाइट ऑफ रिबाउंड इज लेस देन हाइट ऑफ फॉल। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा कोई भी कोलिजन हो उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है वो 0 से लेकर के और भैया 1 के बीच में रहेगी। अभी तक जो भी करा इसको कवर करिए, क्योंकि बाकी का जो 15% हमारे पास है, 15 भी नहीं 18% मान के चलिए, जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आएंगे, या तो इस टॉपिक से आएंगे या कंजर्वेशन से। कंजर्वेशन से 3 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो मिनिमम वैल्यू देखिए जितने भी केस करे उन सभी में ई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हुई, सिर्फ कितनी आई मिनिमम वैल्यू 0। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मिनिमम वैल्यू वो 0 होगी और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। तो ये बात आप याद रखिएगा, ई की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास था हर एक टाइप का कोलिजन के लिए कि ई की वैल्यू कितनी होगी, ये सब आपने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। एक डायमेंशन में अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो देखिए जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में एंड कोलाइड देन द कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। यानी कि एक ही दिशा में गति करती हुई 2 वस्तुएं जब आपस में टकराएंगी तो उस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हमने थोड़ा डायग्राम बनाने की भी कोशिश करी है। ये कोई पार्टिकल था m1 मास का, इस तरफ मोशन में था u1 वेलोसिटी से। दूसरा पार्टिकल था m2, इस तरफ मोशन में था u2 वेलोसिटी से, ठीक है। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद की कंडीशन ये है m1 पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मोशन में है और m2 पार्टिकल जो है वो v2 वेलोसिटी से, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हम ये बोल सकते हैं इस पार्टिकल का मोमेंटम प्लस इस पार्टिकल का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये प्रॉपर्टी होगी। इसी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर मोमेंटम, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर मोमेंटम, तो ये भी कंजर्व। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू ऑब्टेन होगी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस में v1, ठीक है भैया। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 देखिए इनको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको आपका टाइम बचाने के लिए इनको सोल्व करके नहीं दिखा रहे, आपको सिर्फ इनका जो रिजल्ट आएगा इक्वेशन नंबर 1 और 3 से वो हम लिखते रहे हैं डायरेक्ट। ये रिजल्ट आपने याद करके चलना है, रिजल्ट आपके काम आएगा। अदरवाइज रिजल्ट भी याद ना करें तो यहाँ पे जो स्पेशल कंडीशंस कराई जाएंगी इन कंडीशंस को जरूर ध्यान से देखिएगा।
रिजल्ट हम बता देते हैं। v1 वेलोसिटी यानी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद वो आएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस में 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इसी तरीके से ये दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो स्पेशल कंडीशंस कराएंगे, क्वेश्चंस आएंगे इन स्पेशल कंडीशन से। देखिए स्पेशल कंडीशन क्या है, अगर m1 इक्वल हो m2 के, यानी कि पहले पार्टिकल का मास और दूसरे पार्टिकल का मास हो इक्वल एक दूसरे के, तो जो v1 वेलोसिटी है यानी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद वो u2 के इक्वल होगी और दूसरे पार्टिकल की u1 के। समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों पार्टिकल के मास सेम थे, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा था, ये u2 वेलोसिटी से। हुआ क्या, जब इनका कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद की कंडीशन, उसमें इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी। ये देखिए, ये इस वेलोसिटी से मूव करने लगा, ये इससे, ये u1 से जा रहा था ना, अब ये जाएगा u2 से, और ये u2 से जा रहा था तो ये जाएगा u1 से। तो खास बात क्या है, अगर दोनों पार्टिकल का मास सेम हो तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा काम में आएगा, बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसी कंसेप्ट से, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जब पार्टिकल का मास सेम हो और उनका कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन, तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी। ये स्पेशल कंडीशन फर्स्ट थी। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर पहले पार्टिकल का मास और दूसरे पार्टिकल का मास इक्वल है और उसके साथ साथ दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी कि दूसरे पार्टिकल मोशन में नहीं है, ये एज इट इज है, कांस्टेंट है, यहीं के ऊपर स्थिर है, तो क्या होगा, जब ये पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे हो जाएगा और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था उस वेलोसिटी से ये वाला पार्टिकल जो पहले रेस्ट पे था ये मोशन में आएगा। देखिएगा, पहला पार्टिकल जो था ये रेस्ट पे आ गया आफ्टर कोलिजन, और जो दूसरा पार्टिकल था ये पहले की जो वेलोसिटी थी u1 उसी वेलोसिटी से मोशन में आ गया। इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। अगर दोनों पार्टिकल का मास सेम है और दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है तो कोलिजन के बाद पहले वाला रेस्ट पे आएगा और दूसरा पार्टिकल मोशन में आएगा, जिस स्पीड से पहले वाला आ रहा था उसी स्पीड से। ये सेकंड कंडीशन थी। इसके अलावा थर्ड कंडीशन हमारे पास है, इफ m1 ग्रेटर देन m2 एंड u2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्टिकल अगर रेस्ट पे हो, ठीक है, और पहले का जो पार्टिकल है उसका मास बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में हमारे साथ क्या होगा, कोलिजन के बाद जो हैवी पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा और जो लाइट पार्टिकल था वो मोशन में होगा उसी वेलोसिटी से जिससे पहले वाला पार्टिकल आ रहा था, यानी कि u1 वेलोसिटी से। एक बार दोबारा से देखिए, अगर पहले पार्टिकल का मास ज़्यादा है और वो u1 वेलोसिटी से मोशन में है और दूसरे पार्टिकल रेस्ट पे है, तो कोलिजन के बाद की कंडीशन में पहला रेस्ट पे आएगा और दूसरा पार्टिकल पहले वाले की वेलोसिटी से मोशन में जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड एट सेम टेम्परेचर देन कंजर्व्ड क्वांटिटी इच। अगर दो वस्तु सेम टेम्परेचर पे कोलाइड करती हैं तो कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होगी, वेलोसिटी कंजर्व नहीं हो सकती, टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होगी, ये भी कंजर्व नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कोलिजन किस तरीके का है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो पहले तीन ऑप्शन कैंसिल, अब लास्ट बचा डी ऑप्शन, यानी कि मोमेंटम जो है वो हर वक्त कंजर्व रहेगा, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अभी एक बार जो है ये जो लास्ट कंसेप्ट था हमारे पास, इसको दोबारा से देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में गड़बड़ी है। अगर पहले पार्टिकल का मास ज़्यादा है दूसरे पार्टिकल से, तो कोलिजन के बाद पहला पार्टिकल तो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से वो पहले चल रहा था, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल इसकी डबल वेलोसिटी से मूव करेगा। इसको ऐसे करिएगा, ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी।
पहला पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, यानी हैवी पार्टिकल जो है वो सेम उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, और जो लाइटर पार्टिकल था वो उसकी 2 गुना वेलोसिटी से मोशन में आएगा, यानी 2 वेलोसिटी से। अब चलिएगा सेकंड क्वेश्चन पे। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स व्हाट इज कंजर्व्ड, 2 पार्टिकल के इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है। भैया पहले बताया था इलास्टिक कोलिजन के अंदर हर एक चीज कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन जो हमारे पास था, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये आपने टिक करना है। जल्दबाजी में कभी भी मोमेंटम पढ़ के डायरेक्ट इसको टिक मत करना, हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ के चलना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है इस ऑप्शन को इंक्लूड करके फोर्थ ऑप्शन दे दिया, यानी कि मोमेंटम भी दिया उसके साथ कुछ और ऐड कर दिया, तो ये ऑप्शन राइट माना जाएगा और ये ऑप्शन जो है इसको रॉन्ग मानते हैं ऐसी कंडीशन में। तो हमेशा 4 ऑप्शंस पढ़िए उसके बाद टिक करिए। थर्ड क्वेश्चन, जनरली वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, ई की वैल्यू जनरली कितनी होती है। जनरल केस में अगर बात करें तो जनरल केस में ई की वैल्यू मैक्सिमम कोलिजन जो डेली लाइफ में होते हैं उनमें 0 से और 1 के बीच में रहेगी, यानी कि लेस देन 1, इक्वल टू 1 बहुत रेयर केस में, ग्रेटर देन 1 होती ही नहीं। तो जो बी ऑप्शन है लेस देन 1, ये हमने टिक करना है। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन जिसमें जितनी हाइट से आप बॉल ड्रॉप करेंगे रिबाउंड होकर के बॉल वापस से उतनी ही हाइट पे पहुंच जाएगी, यानी कि हाइट ऑफ फॉल इज इक्वल टू हाइट ऑफ रिबाउंड, ये हाइट ऑफ फॉल ये हाइट ऑफ रिबाउंड। तो ई की वैल्यू √h अपॉन में h दोनों इक्वल हैं, कैंसिल करा 1 और √1 का मतलब है 1, यानी ई का आंसर 1, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेसिक क्वेश्चंस की अगर बात करें तो उसका लास्ट पार्ट, फॉर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होते हैं जिसमें अगर आप बॉल को ड्रॉप करते हैं तो बॉल बिल्कुल भी रिबाउंड नहीं करेगी, धरती पे गिरेगी, स्थिर हो जाएगी, स्थिर यानी कि कांस्टेंट वहीं पे रुक जाएगी, वापस से टप्पा खा के ऊपर नहीं उठेगी। ऐसे केसेस के अंदर हाइट ऑफ रिबाउंड जो है वो 0 होता है, हाइट ऑफ फॉल चाहे कुछ भी हो। ई की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी √0 अपॉन में h, 0 अपॉन समथिंग आंसर आएगा 0, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन। देखिएगा आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से उठाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल स्लो आपको समझाएंगे। आपने उन सभी पे भी ध्यान दे करके चलना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।